और डाउनलोड करें परीडी। हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल और हमारे एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म परिधि लाइव के ऊपर। जैसा कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे और काफ़ी समय बाद ये थोड़ा वीडियो आ रहा है, कुछ व्यस्तता के कारण थोड़ा लेट हो गए। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमारा जो पहले सॉल्यूशन हो चुके हैं, वो सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए और आपको अगर कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास एक 6th क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस, सड़े हुए अंडे जैसी एक गंध वाली गैस है, विषैली गैस है जिसका फॉर्मूला है बेटा H2S, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना? H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। एक्चुअली ये गुणात्मक विश्लेषण का मतलब यहाँ है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब प्रैक्टिकली जब हम रेडिकल्स निकालते हैं, आयन निकालते हैं, धनायन और ऋणायन निकालते हैं, तो ग्रुप्स के लिए सेपरेशन के तौर पे ये काम में ली जाती है वहाँ पर, है ना? ग्रुप्स में काम में ली जाती है, में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस की जल में एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर विलेयता विलेयता दे रखी है बेटा 0.195 मोलल। स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब हुआ यहाँ पर मोलल, है ना? मोलर नहीं। तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी हमें ले दे के निकालना है KH। तो हमारा ये पूरा गेम हो चुका है भैया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। मेरा ध्यान दीजिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो सबका ध्यान सामने होगा या फिर आप भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। सॉरी, क्या दे रखा है उसने हम लोगों को? H2S गैस की एसटीपी पर विलेयता दे रखी है। विलेयता है मतलब विलेयता देखा जाए तो एक तरीके से मैं क्या ये लिख सकता हूँ, दिया गया है विलेयता, और विलेयता यहाँ आपको मोलल में दी गई है, तो कैसे लिखूँ? स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे आएगा बेटा विलायक का द्रव्यमान। समझ में आई यहाँ पर सिखाने तो फॉर्मूला लगाया मैंने तो अभी तो, जो दिया था उस हिसाब से मान रख दिया। क्या आपको इसका मान दिया हुआ है एम का? हाँ सर दिया हुआ है, 0.195 दिया हुआ है, रखो जरा बेटा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी बताता हूँ जरा, समझ में आ जाएगा। 0.195 दिया हुआ है, ठीक है? विलेय के मोल कितने होंगे? अब देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ लगती है मुझे हर बार, क्योंकि देखो विलेय के मोल में भाई इस फॉर्मूले में क्या मान रखूं कि मुझे ये मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर रखो 0.195 मोल, विलायक का द्रव्यमान कितना मान लो सर? 1 किलो मान लो ना, काने कसम पूरा नीचे 1 होगा। उसका मतलब यहाँ पर ये कब होगा? ये 0.195 मोलल कब हो सकता है सर? जब H2S गैस के कितने मोल होंगे? 0.195 मोल होंगे कितने किलो के अंदर विलायक में? 1 किलो विलायक के है। यहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो ऐसा क्यों किया आपने मोल? अरे भैया विलेयता निकालनी है, हेनरी स्थिरांक, अगर फॉर्मूला थोड़ा-सा भी याद है आप लोगों को, तो मैं बता दूँ ज़रा आपको यहाँ पर साइड में, याद हो, तो हेनरी का जो फॉर्मूला था वो था P बराबर आंशिक वाला प्रेशर है ना, वो बराबर होता है बेटा KH काई के। तो आपको प्रेशर काई निकालना भाई, काई। काई निकालने के लिए आपको मोल चाहिए होते हैं विलेय और विलायक वाले। तो इसलिए मैंने ये पहले मोल निकाले H2S गैस। आने समझ में आई यहाँ तक थोड़ी बहुत? ठीक है? तो अब हमें उसने क्या बोला? हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमारे पास फिलहाल H2S के मोल है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा H2S के मोल। कितने मोल हैं? हुँ। H2S के मोल कितने हैं हमारे पास? 0.195। अब विलायक के मोलों का क्या करें सर? अभी बताते हैं, देखो समझ में आएगा थोड़ा सा आसान सा काम। विलायक वैसे इसमें देखो जल में बताया, जल में है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, जल 1 किलो विलायक जो कि जल है यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। अब 1 किलो जल है, 1 किलो जल की जो मोल होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 केजी जल में मोल। अब जिसको नहीं पता कैसे निकाले जाएँगे, देखो इधर कितना जल था हमारे पास, जल के मोल लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं। जल के मोल कितने मोल होंगे? दिया गया द्रव्यमान बटे हुए मोलर द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है बेटा हमारे पास?
1000 ग्राम, 1 किलो को बदल दिया मैंने और इसका मूल्य द्रव्यमान था 18। फास्ट कैलकुलेशन से आप करोगे तो आएगा 55.5 मोल। तो ये चीज़ फिक्स है यार, ये चीज़ तो याद होनी चाहिए आपको अब तक, है ना? तो 1 किलो जल के मोल कितने हुए बेटा? 55.5 मोल। बस सारा काम हो चुका है। अब वैल्यू रखनी है और कुछ भी काम बचा नहीं है इतना भारी। ठीक है? सॉरी, H2S के मोल 1 केजी जल में। अच्छा ये इससे नहीं हो पाएगा ना? चलो अब कर लेते हैं। अब ठीक है ना? चलो, तो आगे देखिए बेटा सामने। अ, मैं लिखूँ यहाँ पर बाय। अच्छा हिंदी मीडियम है ना? ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं हेनरी के नियम से। अब हेनरी का नियम जो है वो क्या बोलता है? हेनरी का नियम का फॉर्मूला था P बराबर KH आई। ठीक है, तो P प्रेशर की बात हमें करनी है यहाँ पे। अब देखो उसने प्रेशर दे नहीं रखा है, तो आप क्या करो, STP बोला उसने, क्या बोला देखो STP। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मान लेंगे इसको। तो 1 मान लो, 1 मान लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, दूसरी चीज कितना दिया हुआ STP, हाँ ठीक है। तो हम इसको 1 बार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 बार है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, वैसे तो 1 ATM यहाँ पे हम लेते हैं ज़्यादातर केस में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं भी 1 बार ले लेता हूँ। ठीक, चलिए तो बार ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी। हम्म, मैंने यहाँ लिखा 1 बार इज इक्वल टू KH हमें निकालना है बेटा। काई की वैल्यू कैसे होगी? बिल ऊपर आते हैं, जिसके मोल से हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला मोल देखो रखो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा एन नंबर ऑफ मोल किसके H2S के अपॉन में बेटा विलियन में उपस्थित सभी मोलों का योग, टोटल मोल कितने होंगे, मतलब यहाँ पानी के भी मोल में रख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला हो चुका है। अब मान रखो, देखो आपके KH का ही तो मान निकालना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। 1 बार इज इक्वल टू KH की वैल्यू निकाल लो। NH2S कितने मोल थे बेटा? 0.195। इसके देखो 0.195 प्लस 55.5, ये आपका KH, यहाँ से KH आपको निकालना है। अब निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी मुश्किल वाली ऐसा कोई भारी क्वेश्चन तो है नहीं, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा भारी है, लॉजिकली इतना भारी नहीं था ये। 1 बार इंटू, देखो इसको इसको जोड़ता हूँ मैं, 55.5 और 0.95, 195 को यहाँ जोड़ रहा हूँ बेटा मैं, तो जोड़ रहा हूँ 55.5, 0.195, सॉरी, 5, 9, 6, 5, 5। ओ माय गॉड, इतनी भारी कैलकुलेशन कितना है देखो जरा, 55.695 बटे, इधर भेजा इसको, इधर आया 0.195, बराबर में चल रहा है बेटा KH। तो यहाँ से आपको KH की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ी सी पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, आगे देख रहा हूँ मैं इधर, इसको इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को, दिखना ही चाहिए। खैर कितना बच रहा है? 55.695 बटे हुए 195। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा 5 का भाग दे, 5 के भाग से उड़ाता हूँ तो बेटा 1, 1, 1, 3, 9 बटे 5 का दिया बेटा 3, 4 और 5, 9 बार में गया। ठीक है, तो 1139 अपॉन 39, वाह बढ़िया। अब ऐसा होशियारी मत करना कि 3 9 से ही उड़ा देते हैं सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल जो भी आंसर आएगा वो बार में आएगा, उसको आप लोग सॉल्व जरूर करना। ठीक है, डिवाइड करना है, कर सकते हैं आप लोग, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, 2 बार से ऐसे कुछ आएगा इसमें, देखो 80 चल जाएगा ना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। आपको उस पॉइंटों में वैल्यू निकालनी जो आप निकाल सकते हो। आपका मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैं वैल्यू कैसे निकाली जाए, लॉजिक कैसे लगा जाए, वो मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पर। अब इसको डिवाइड ही तो देना है आप लोगों को, एक बार आप देखिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं हो तो फिर बता देना, फिर अलग से शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बुक के सारे सवाल होंगे, इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट सारे के सारे हम कवर करेंगे इसमें। 298 केल्विन के ऊपर CO2, 298 केल्विन तापमान दे दिए, 25 डिग्री सेल्सियस होता बेटा, इसको नहीं आता। ठीक है, CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे दिए, ये रहा 10 की घात 8 पास्कल। 500 ml सोडा जल
2.5 एटीएम दबाव पर बंद किया गया है, ठीक है। 298 ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा गणना कीजिए। CO2 की मात्रा की गणना करनी है, यानी वही सेम वापस गेम खेलना है। हेनरी स्थिरांक उसने दे दिया है, तो मैं यहाँ कुछ चीजें लिख लूँ। सॉरी, हाँ, 500 ml सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर दबाव में बंद किया गया। अब देखो वो खेला कहाँ तुम लोगों के साथ, उसने तुम्हें इकाई एक तो पास्कल में दी है, और उसने बोला कि भैया डब्बे को बंद किया है 2.5 एटीएम के ऊपर। तुम यहाँ फंस गए। अगर तुमने अलग अलग इकाई के मानों को बदला नहीं, तो आप लोगों की दिक्कत, आंसर गलत आएगा, क्योंकि इकाई तो सेम होनी चाहिए ना भाई। समझ में आ रही चीज? तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ चीज बता देता हूँ बेटा। एक जो एटीएम होता है, वो बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर, सॉरी, है ना। एक्चुअल में इसकी पूरी वैल्यू होती है ना, एक, इससे यार पॉइंट गलत गलत गलत, हाँ, इसकी वैल्यू होती है 101,325 पा। एक एटीएम में इतने पा होते हैं बेटा, है ना, तो इन पा का ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले देखो हिंदुस्तान दिया हुआ है आप लोगों को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। के एच की वैल्यू है बेटा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके। आगे सोडा जल का जो दबाव बंद किया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, वो पी। पी कितना है, 2.5 एटीएम है बेटा, तो वो 2.5 एटीएम हो गया। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिए, 2.5 गुणा 1.01 गुणा 10⁵ पा। ये पा से पा मिल गए बेटा, पापा हो गए। चलो, तापमान में दे दिया आपको, CO2 की मात्रा की गणना करनी है, CO2 कितना मिलाया गया है। ठीक है, चलो करते हैं, देखो जरा, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग सामने। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं हेनरी का नियम, P बराबर होता है बेटा KH पाई के। किसके बराबर होता है, KH पाई के बराबर होता है। KH का मान दिया है क्या उसने, अच्छा P का मान भी दिया भाई, ये रहा 2.5 एटीएम, तो इसको यहाँ लिख दूंगा 2.5, यहाँ लिखूँ मान रखने पर, मान रखा 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बराबर, जो के एच की वैल्यू है, के एच होता है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इंटू काई। काई वही मोल अंश होता है बेटा। मोल अंश कैसे निकालते हैं, जिसका मोल अंश निकालना है उसको ऊपर रखो, तो CO2 की मात्रा निकालनी है, तो CO2 के मोल अंश की बात चल रही है, तो हम काई ऑफ CO2 निकालेंगे, तो ऊपर ऊपर रखेंगे CO2 के मोल, नीचे रखेंगे बेटा NCO2 प्लस NH2। ये हमारा रूपरेखा तैयार हो चुकी है इस पूरी क्वेश्चन की, यहाँ से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसकी आप वैल्यू रख के देखते हैं सारी चीज़ों की। चलो मेरे हिसाब से अब ठीक रहेगा, है ना, खाली हो गया थोड़ा बहुत। तो चलो आओ देखो करते हैं, क्या बनता है हमारे पास। 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन ये पूरी की पूरी वैल्यू में यहाँ डिवाइड में भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखो पा से पा कट गया बेटा, पास्कल से पा कट गया, है ना। बराबर में क्या बचा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। मैं आगे बताऊंगा H2 के मोल कहाँ से लाते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ क्या बच रहा है हम लोगों के पास अब, इसको सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या, और कुछ दिया है क्या उस लोगों ने, उन्होंने हमें दिया है 500 ml सोडा जल है। हाँ भाई चलो, इसका इस्तेमाल करने की बारी आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जल की मात्रा, उसने हमें बोला है 500 ml, 500 ml उसने हमें आयतन दिया है। अब देखो हमें मोल चाहिए, जल के क्या चाहिए, मोल, और जल के मोल के लिए कभी भी आयतन काम में नहीं आ सकता, हमें चाहिए उसका भार। तो हम उसको भार में बदलेंगे, और वो बदलेंगे हम बेटा घनत्व की सहायता से। हम क्या करेंगे, हम इसको घनत्व मान लेंगे, एक, इसका घनत्व कितना मान लेंगे, 1 ग्राम पर ml मान लेंगे। तो वहां के हिसाब से 1 ग्राम पर ml, यहाँ लिख दो जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और कई बार आपको डायरेक्ट भी लगानी पड़ सकती है। ठीक है, तो तो जल का द्रव्यमान या भार लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जल का द्रव्यमान इस हिसाब से 500 किस में बदल गया बेटा, 500 ग्राम में बन गया। और ये कहानी, अरे यार देखो बहुत सिंपल तो चीज़ है। रो बराबर क्या होता है बेटा, मास अपॉन
वॉल्यूम, रो मैंने माना 1 बराबर मास अपॉन वॉल्यूम कितना था 500 ml था। ये इधर जाके गुणा हो गया और m बराबर 500 आ गया। m ही तो निकाला हम लोगों ने, हो गया काम यहाँ से। अब देखिए जरा कैसे करना है इस चीज़ को सॉल्व। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालना है। अब बहुत बार क्या होता है, हम चीज़ों को इग्नोर करना भी आना चाहिए हम लोगों को। हम इसको इग्नोर करेंगे। अब इग्नोर करने का तरीका देखो कैसे दिया गया है, वो सिखा देता हूँ मैं आपको। भाई कितना है, CO2 की मात्रा की गणना करनी है। तो इस नंबर ऑफ मोल को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, दिया गया द्रव्यमान CO2 का बटे मोलर द्रव्यमान तो 44 होता है। CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44 होता है। जिसको नहीं पता कैसे होता है देखो जरा, कार्बन प्लस O 12 प्लस 16 प्लस 16 टोटल हुआ 44 मोलर ग्राम, 44 ग्राम होता है मतलब है ना। तो मैंने नंबर ऑफ मोल को खोल के लिखा, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान आपको निकालना। ठीक है, अपॉन में देखो जरा, सेम चीज में यहाँ लिख रहा हूँ, W ऑफ CO2 अपॉन 44 प्लस कितने मोल होंगे जगह सर 500 बटे 500 ग्राम था और कितना था 18 था। अब यहाँ देखो जरा, एक्चुअल में ये मान हम क्या छोटा मान लेंगे इसको बहुत ज्यादा, ये CO2 पानी के मुकाबले बहुत कम मात्रा में वहां पे उपस्थित है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको नगण्य मान लेंगे इसके सामने। अरे यार जब तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपए हो और उसमें एक रुपये और जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ गया जोड़ने का, क्यों जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ो मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वो बड़ी संख्या है थोड़ा सा इसके मुकाबले, तो उसमें ये जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता, केवल कैलकुलेशन टफ हो रही है। इससे पहले वाले सवाल में भी आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उसको तभी सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में क्या चल रहा है देखेंगे सभी, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8। फाइनल इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अब जो अंतिम शकल हमारे पास बनने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए सभी लोग। फाइनल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना होगा, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8 बराबर क्या बना देखो इधर बेटा, W यानी दिया गया द्रव्यमान CO2 का अपॉन 44। मैंने क्या सिखाया था याद करो, RRR वाली मूवी, ये घूम के ऊपर जाएंगी, घूम के, घुमा दो इसको, ये अगर घूम गया तो ये बना बेटा 18/500। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, WCO2 की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो घात को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये 8 ऊपर गया, ऊपर गया तो किसका होगा, माइनस का होगा, माइनस का होगा तो बेटा माइनस का 8 और 5 बचा माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो जरा। अच्छा इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया तो पीछे क्या बचा, 2.5 गुणा 101 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 167। पॉइंट क्यों हटाया मैंने, ये तो मुश्किल होता जा रहा है। या सॉरी कहाँ गया, ये रहा। हम्म, देखो इधर बराबर क्या बन रहा है इधर, ये निकालना, अच्छा ठीक है, हो गया ना काम। इस 44 को इधर भेज दो, तो गुणा 44, 500 भी इसके साथ साथ चला गया पीछे पीछे, 500, और भाग में कौन आ गया बेटा, 18 आ गया, उधर कौन बचा बेटा, W ऑफ CO। ठीक है, सॉल्व करने की बारी बेटा। कैसे करें इसको, हो गया ना, रबर रबर हो ही गया। ये 10 की घात -3 को मैं नीचे भेज जाऊँ बेटा, अगर ये -3 नीचे गया तो ये यहाँ आएगा 10 की घात 3 बन के। ठीक है, और इस 3 की घात से ये 2 जीरो कट गए, है ना। इसको अलग कलर से कर ले हम लोग। ठीक है, ये कटा और ये भी कटा, ये 3 था यहाँ, है ना, ये कट गया। ठीक है, अब एक 10 और बचा होगा, ये 5 था, इस 5 से 10 भी कटा, यहाँ दो आया 2, इस 2 से 44 काटा बेटा, कितनी बार में गया, 22 बार में गया। फिर इस 22 को काटा, यहाँ आया 11 को काटा 9 आया। ठीक है, देखो जरा, ये तो थोड़ी कैलकुलेशन है, धुंधली धुंधली सी कैलकुलेशन दिख रही है हम लोगों को। चलो देखो जरा, इसको लिख के देखते हैं वापस क्या बनता है हमारे पास। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, 2.5 गुणा 101 गुणा, ये तो कट गया, यहाँ बचा, अरे 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 अरे, क्या बचा बेटा, बताई बच गयो, कट गया 12 11, 5 गया, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या चल रहा है देखो, 167 गुणा
9 ही बचा है क्या? हाँ, 9 ही बचा है। वेट ऑफ CO2। आओ देखो, इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लगाया बेटा, है ना? ये मैंने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 0 लग गया। तो ये बन गया 25/90 इंटू 11 भी हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं फाइनली सॉल्व, कोई बड़ी बात है नहीं, करना तो वैसे भी है हम लोगों को। तो 25 से गुना, इसको 100 मान लो, क्या काम हो जाएगा मेरे हिसाब से? अगर 101 को 100 मान लो, लगभग लगभग है ना, मैं एक काम करता हूँ 100 ही मान लेता हूँ, जल्दी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन, टाइम बच जाएगा। बटे, लेकिन तुम मत मानना एग्जाम में 90। इसको मैं अगर 5 से काटूँ तो 5 से कटा तो 20 बार में, और ये कटा बेटा 18 बार में, है ना? और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कटा है। चलो देखते हैं एक बार और। 25 गुणा 20 गुणा 11 अपॉन 167 गुणा 18। ठीक आ गए भाई, क्वेश्चन में सी आ गई। गलत तो ये चल रहा है अपन, ठीक है ना? चलो सॉल्व करते हैं। 25 दूनी कितना हुआ बेटा? 50, 20 लग गया 10 तो 250, 500, 500 हो गया बेटा ऊपर। बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज। 167 गुणा 18, और ये ऊपर आया 5500। फाइनल क्वेश्चन बेटा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा देखो इधर उधर हो गया, लेकिन ठीक है, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंदी थी कैलकुलेशन, देखो आप खुद देखो ना, इतना भरना पड़ा बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा, इंडिया में काम तो सारे होंगे। 167 गुणा 18, ये आपका आंसर आएगा बेटा WCO2 का। जो भी आंसर आएगा ग्राम में आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, और कोई तरीका है क्या हमारे पास? और तो कोई तरीका है नहीं। तो 18 18 थी 54, हाँ लगभग। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो ये चीज़ सोचने वाली चीज़ें हैं, आपको सोचनी खुद ही पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? इसको मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, यही था क्या? हाँ, 5 अलग कर दिया, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, शायद आप अलाउ ना करो। यहाँ मैंने 18 से इसको उड़ाया, 18 किया 54 होता, लगभग लगभग 3 बार। तो हमारे पास बना 300/167। तो WCO2 लगभग लगभग कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से, 150 के हिसाब से, 133 बचा पॉइंट, 8 बार में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ लगभग लगभग आंसर आना चाहिए, हाँ, 1.8 ग्राम के आसपास। ठीक है, एक बार आप एक बार इस कैलकुलेशन, क्योंकि देखो मैंने दो जगह अप्रोक्सीमेशन किया। मैंने क्या किया, 101 को मैंने 100 मान लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक बार यहाँ 55 को 54 मान के उड़ा दिया। बस कैलकुलेशन वाइज के लिए इजी करने के लिए किया। देखो आंसर थोड़ा रफली हो सकता है आगे पीछे हो जाए, 1.9 या 2 की जगह मेरा 1.8 ग्राम आया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा कंप्लीटली, वह तरीका मैंने बताया आपको कंप्लीट। केवल और केवल रफली कैलकुलेशन किया है ताकि समय बचे आप लोगों का, और कोई बड़ी बात नहीं है। वरना देख के तो, या फिर कैलकुलेटर यूज़ करके जल्दी करके मैं भी खत्म कर सकता हूँ कहानी को, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। अप्रोक्सीमेशन कई बार हमें करने पड़ते हैं, बहुत जगह करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, इसके बाद वाला हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को। 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए, बेटा शुद्ध द्रव आ चुका है। अच्छा ये सब है ना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं हम लोग। तो द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 4, 450 व 750 mmHg है। mmHg बेटा दाब की इकाई है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँ, देखो शुद्ध वाली चीज हल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हल कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई, तो हल क्या है देखते हैं इधर। उसने बोला टी, टेम्परेचर दिया है 350 केल्विन। वो केल्विन का कोई यूज नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। आगे देखो, P0A में, P0A का मतलब होता है बेटा शुद्ध ए। केवल कौन उपस्थित है वहां पर? जब ए उपस्थित है तब उसका दाब कितना था? अरे तब उसका दाब कितना था बेटा? 450, 450 mmHg, ठीक है। और जब मेरे पास केवल कौन था? शुद्ध बी था, तो P0B, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा शुद्ध बी था, तब मेरा जो दाब था वो आ रहा था 750 mmHg, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg, अब मैंने क्या किया, अब ए और बी को मिलाया। अब ए और बी को मिलाया तो आपने सीखा होगा कि जब दो वाष्पशील द्रव को मिलाया जाता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रेशर को घटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों बोलते हैं कि मैं वाष्प बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। दोनों ही भागना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही भाग नहीं पाते इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पी टोटल आपको दिया गया है बेटा,
पी टोटल कितना दिया है 600 mmHg, ठीक है। तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, हमसे उसने संगठन पूछ लिया, यानी मोल अंश निकालने की बात उसने हमसे कर ली। और साथ ही ये बढ़िया चीज, वाष्प अवस्था का संगठन पूछा भाई। ऐसे तो पूछता नहीं, लेकिन उसने वाष्प अवस्था बोला तो फॉर्मूला चेंज होगा। इस बार वो आपसे मोल अंश ही पूछ रहा है, लेकिन वाष्प अवस्था में वो अलग तरीके से निकाला जाता है, वो भी अपन निकालते हैं। फिलहाल के लिए अब हम करना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं लिखता हूँ, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं भैया आप लोग राउट के नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउट। राउट का नियम बोलता है कि जो पी टोटल होगा वो बराबर होगा पीए प्लस पीबी के प्रेशर के। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए, काई ए के बराबर, और पी बी बराबर होता है पी नॉट बी, काई बी के बराबर। तो ये मान हम यहाँ रखते हैं थोड़ी देर में क्यों भी रखते हैं, देखो जरा। पी टोटल का मान दिया क्या उसने, 600 mmHg दिया है उसने, शुद्ध वाले का मान भी दिया है हमसे। वो वाष्प संगठन पूछ रहा है, संगठन निकालना बहुत आसान, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। वही तो चाह रहा है सर वो कैलकुलेशन करवाना। चलो, तो पी टोटल उसने हमसे कितना दिया, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले मान रख लेता हूँ फिर बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी। सर संगठन ही पूछा, हमें ना तो काई ए पता है ना हमें काई बी पता। मैथ्स का रूल है, जितने ज्यादा अज्ञात आपके पास राशि होती है, जो अज्ञात वैल्यूज होती है, वो जितनी होती है उतने ही इक्वेशन चाहिए आपको सोल्व करने के लिए। हमारे पास काई ए भी अननोन है, काई बी भी अननोन है, तो हमें समीकरण चाहिए दो, लेकिन हमारे पास समीकरण कितनी बन रही है, एक बन रही है। इसको कैसे हल किया जाए भैया, इस समीकरण में जो अज्ञात है उसको एक ही करो दोनों तरफ। यानी या तो काई ए को काई बी के फॉर्म में लिखो या काई बी को काई ए के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे भाई, हम जानते हैं बहुत आसान चीज है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू होता है 1। मूल अंशों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ कि काई बी जो होगा वो बराबर होगा इसके 1 माइनस काई ए के बराबर होगा। ये चीज मैं लिख सकता हूँ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर कोई बात नहीं है तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ठीक है क्या बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। मैं मान रखता हूँ यहाँ पर ठीक है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, हमने काई बी की वैल्यू निकाली, तो मैं काई बी की वैल्यू रखूंगा, ध्यान से देखिएगा सभी। पी नॉट बी, काई बी की वैल्यू होती है 1 माइनस काई ए, काई बी की वैल्यू होगी 1 माइनस काई ए। देखो अब सारी चीजें तैयार है, सारे मान हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस समीकरण में केवल काई ए अननोन चीज है बस, दोनों तरफ। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, हर चीज है ना। पी टोटल आपको दिया है 600 बराबर, शुद्ध वाले का दाब कितना था 450 इंटू काई ए चल रहा है यहाँ, प्लस टी नॉट भी कितना दे रखा है बेटा 750 mmHg, और 1 माइनस काई ए यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने की बारी है, सॉल्व करते हैं। आओ देखो जरा, कहाँ गया काई ए, ये रहा, ठीक है। तो देखो जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ करो, तो इसको एक तरफ करने का तरीका क्या, मल्टीप्लाई कराओ, और तो क्या है। तो देखो जरा, 600 इज इक्वल टू 450 काई ए प्लस 750 अंदर गया है, एक से मल्टीप्लाई हुआ 750, सेम ऐसा ही, माइनस का 750 काई ए। हमारे पास यही थे क्या मान, जरा 450, 450 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, क्या इसमें और इसमें काई ए कॉमन आ रहा है, तो काई ए कॉमन ले लो। इस 750 को मैं क्या करता हूँ, इसके पास भेज देता हूँ, इधर इधर आया, तो क्या बना, 600 माइनस 750 बराबर क्या बना, सॉरी कॉमन लेना ना हमें, तो यहाँ आओ कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने काई ए क्या किया, कॉमन लिया, जैसे ही काई ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा 450 माइनस 750, ठीक है। अब यहाँ से देखो 600 में से 750 गए, 750 कितने 150, तो माइनस का 150 आया, बराबर इधर सोल्व करो बेटा, काई ए 450 में से 750 गए, कितने बचे बेटा, अरे 750 में 450 घटाओ, चिन्ह माइनस का लगा दो, चीज बड़ी है उधर। 300 बच रहे हैं क्या इधर, 300 बच नहीं है, 450, 550, 650, 750 सही तो है। तो माइनस का क्या बचेगा, 300 बचेगा। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, छो हो जाएगा, माइनस से माइनस छो हो गया।
और इधर आया 150/300 बराबर काई ए। ये काटा बेटा कितना आया 1/2। तो आपके इकाई ए की वैल्यू आई 1/2। इसी तरीके से इकाई बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। सर आपको कैसे पता? अरे यार दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। ये भी लिखा तो था ये रहा, यहाँ पर। इसमें लाके मान रखोगे ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू भी कितनी आएगी? आधी आएगी। सॉरी। तो ये आपका संगठन ज्ञात हो गया। अब उसने पूछा है वाष्प अवस्था में संगठन। तो उसने पूछा है वाष्प अवस्था में संगठन। मैं यहाँ कर लेता हूँ वो वाष्प अवस्था वाला गेम पूरा का पूरा। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। ये कर लूँ? तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेटा वाष्प अवस्था में संगठन। अब वाष्प अवस्था में संगठन कैसे निकलता है ध्यान से देखना। वाष्प अवस्था में जो संगठन होता है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। एक्चुअली वाई वन, अच्छा दो संगठन है तो वाई ए इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला ऐसा बनता है कुछ पी पी अपॉन पी, पी ए अपॉन पी टी, यानी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना था वो, और अब ऊपर जो होता है उसके ऊपर होता है ए का शुद्ध प्रेशर। तो जहां जहां पी ए बराबर होता है पी नॉट ए काई ए। अब तो आपके पास पी नॉट ए की वैल्यू भी काई ए की वैल्यू भी, वाई ए निकालना है। तो रखो वाई ए इज इक्वल टू, हाँ पी नॉट ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? 450। याद होगा आप लोगों को अब तो। काई ए की वैल्यू कितनी आई थी? आधी आ चुकी थी हमारे पास। ई टोटल कितना था सॉल्यूशन का प्रेशर? 600। तो वाई ए की वैल्यू कितनी आई? 450/2 × 600। जीरो से जीरो छू हो गया भाई। पीछे क्या बचा? 43/120, है ना। फाइनल इक्वेशन बेटा वाई ए की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है 500 है, तो बना 9 कितना आया कितना 20, 2 22 4 22, तो सॉरी 500 है ना, 9/24। तो वाई ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? 9/24 आई। इसको 3 से उड़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, 3 से कट रहा है आराम से। 3/8 कितना आया? 3/8 आया। अब आपको वाई बी निकालना है इसी तरीके से, वाई भी निकालना है। इसी तरीके से निकाल सकते हो पी वी अपॉन पी टोटल लिख के, या इसको एक में से घटा लो, और तो क्या है। इसको हम एक में से घटा लेते हैं, तो वाई वन माइनस 3/8 कितना बना बेटा? 8 इधर आया, 8 में से 3 गए तो 5/8। ठीक है, क्योंकि सम कितना होगा? 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल थोड़ा इजी पड़ जाता है। काफ़ी ठीक था, अच्छा सवाल था ना। एग्जाम्पल है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा लाइन वाइज से लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है आप। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है 23.8 mmHg है। हमें शुद्ध जल का, अच्छा शुद्ध जल का वाष्प दाब मिल गया बेटा, यानी पी नॉट ऑफ H2O में दे दिया है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन करें। तो ये आपेक्षिक अवनमन वाला सवाल आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, हम सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, पाठ्यनिहित प्रश्नों को हम पूरा कर रहे हैं। तो जो पाठ्यनिहित प्रश्न है जो कि लाइन से दे दिए गए हैं, और देखो हो सकता है कुछ वैल्यूज आगे पीछे हो गई हो हमारी 23 पॉइंट का, है ना। जो जो हमें मिली, जो हमें डेटा लिया, वो डेटा है उस हिसाब से वैल्यूज करेक्ट है। अगर मान लीजिए आपके जो बुक है आपके पास एनसीईआरटी, ठीक है, हो सकता है उसमें थोड़ा चेंज कर दे, हर बार की तरह कुछ करती रहती है एनसीईआरटी हमेशा की तरह। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉजिक वही लगना है ना। लॉजिक में कुछ अलग सा अलग अलग नहीं कर देंगे वो लोग फिलहाल के लिए। चलिए आओ देखो शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। तो हमारे पास है 298 केल्विन शुद्ध जल का वाष्प दाब, सॉरी 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो उन्होंने मुझे दे रखा है शुद्ध जल, यानी उन्होंने मुझे दे दिया पी नॉट ऑफ H2O। कितना दे दिया बेटा? 23.8 mmHg दे दिया। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, 850 ग्राम जल में कितने? 50 ग्राम यूरिया घोल दी गई है। इसलिए इनके जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन करें। यानी यूरिया घोलने के बाद प्रेशर कितना रह जाएगा वो हमें निकालना है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उसने आपेक्षिक अवनमन पूछा। क्या पूछा? आपेक्षिक अवनमन। अब जिसको आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला आ जाएगा वो कर लेगा, इस पूरे क्वेश्चन को कर लेगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। देखो बेटा डेल पी
अपॉन पी नॉट एच टू ओ इज इक्वल टू काई बी। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है ना। कैसे करते हैं देखो, जब डेरिपी होता है बेटा, प्रेशर में कितना चेंज आया, मतलब जब आपके पास शुद्ध विलायक था तब कितना प्रेशर था, और ऊपर से जब आपने उसके अंदर कुछ मिलाया तो उसका प्रेशर घटेगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर उसके मॉलिक्यूल्स बैठेंगे। तो आपने जैसे शुद्ध जल के अंदर यूरिया डाली, तो यूरिया क्या करी, सतह पे बैठी, कुछ नीचे गई, तो उसने क्या किया, शुद्ध जल के जो वेपर प्रेशर थे, वाष्प दाब था, उसको कम कर दिया। भाई तुम घर से बाहर निकलना चाह रहे हो, मैंने घर के बाहर ही ढक्कन लगा दिया, अब तुम बाहर थोड़ी निकल पाओगे, तो आपका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया बाहर निकलने का। आप बाहर कम आओगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ चल रही है। तो डेल पी क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं ऐसे कर दूँ, पी नॉट एच टू ओ में से पी एच टू ओ कितना रहा, ठीक है, अपॉन पी नॉट एच टू ओ इज इक्वल टू काई भी क्या है, भैया आपने जो चीज़ डाली है, विलय के, विलय का मोल अंश, ये क्या है बेटा, विलय का मोल अंश। असल में आपको याद होना चाहिए बेटा, ये एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आनुषंगिक गुणधर्म है। आनुषंगिक गुणधर्म कौन से गुणधर्म होते हैं, ऐसे गुणधर्म बेटा जो विलय के परमाणु, अणु, स्पीशी, आयन, इनकी संख्या पे निर्भर करते हैं, ना कि उनके गुणों पर। इसलिए संख्या के हिसाब से हमने मोल अंश की बात करी यहाँ पर। तो अब मोल अंश को क्या लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से, यूरिया मिलाई है, मैं यहाँ लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस पानी बेटा, ये फॉर्मूला तैयार है आपके पास, ऑलमोस्ट सब चीजें दी हुई तो है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। चलो आओ देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जरा, शुद्ध जल का जो प्रेशर दिया था वो कितना है, 23.8 mmHg है, सारा mmHg में ले रहे हैं, तो अब मैं बार बार इकाई नहीं लिख रहा, माइनस, है ना। अच्छा उसने हमसे पूछा है, क्या पूछा है और चीज, पी एच टू ओ भी पूछा है। हाँ तो पी एच टू तो बहुत आसान है, निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे। मैं यही निकाल देता हूँ, पहले पी एच टू निकाल देता हूँ, बहुत फायदे में, यहाँ रख देंगे ना, काम हो जाएगा, सारा काम हो गया हम लोग। तो ध्यान से देखें, मैं लिख रहा हूँ पी एच टू ओ, असल में क्या ये इसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो, पी नॉट एच टू ओ इंटू काई ऑफ एच टू। पी नॉट एच टू की वैल्यू दी क्या उसने आपको, 23.8 गुणा काई एच टू ओ। कैसे निकालोगे, जल का कितना द्रव्यमान दिया गया है, 850 ग्राम दिया गया है, 850 ग्राम जल है, तो निकाल लो मोल। मोल अंश कैसे निकालोगे, जरा मैं निकाल लूँ यहाँ पर, देखो जिसका मोल अंश निकालना हो उसके मोल ऊपर और नीचे विलियन में उपस्थित कुल मोल, तो कुल मोल कितने होंगे, जितना जल का होगा और साथ में यूरिया का भी होगा। तो मैंने यहाँ लिखा यूरिया, यूरिया कितने ग्राम की, मतलब 50 ग्राम मिला, ये देखो ध्यान से, तो 50 बटे यूरिया का ग्राम है 60। तो यहाँ से ये पी एच टू निकल जाएगा आप लोगों का। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, चलो कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं। देख लीजिएगा कहीं पॉइंटर तो मिस्टेक मुझसे अगर हो जाए जल्दीबाजी में, तो इतनी आप इसको मत दीजिएगा ना। गुणा 850 बटे 18, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं बेटा, काम करते हैं इसको, मैं जीरो से जीरो को काट रहा हूँ, अपॉन में क्या बना, 18 चौकी 72, नीचे एलसीएम आया 72, अपॉन में चला, 18 से गया, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 850 को 4 से गुना किया तो 8 चौके 32, 32 4 3400 आंसर यहाँ है, प्लस 6 से उड़ाया तो 18 बार में, और 18 पंजे 90, तो ये चीज़ हमारे पास बनी। इस 18 से ये 72 उड़ा देता हूँ बेटा मैं 4 बार। तो हमारे पास चीज़ क्या बन रही है, ध्यान से देखेंगे, टी एच टू बराबर 23.8, ठीक है, गुणा आधा आधा वाली चीज़ याद रखो, घुमा दो भाई, तो घुमाया तो बना 850, 18 तो है नहीं तो एक रख दिया मैंने यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो, 4 ऊपर जाएगा घूम के, और अपोन में क्या चल रहा है, 3490 जोड़ दिया मैंने, 3490, जीरो से एक जीरो गया, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास चीज़ फाइनल क्या बची बेटा, देखो 23.8 गुणा 81 गुणा 4 बटे 3400, जीरो तो उड़ा दिया ना बेटा, जीरो तो मैंने उड़ा दिया, तो इस जीरो को हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास पी ऑफ पानी बन के आ गया, ठीक है, जीरो उड़ाएगा। अच्छा ये काम करें, 238, 3 4 13, 9 4 13, 13 3 16, नहीं जाएगा, कटेगा तो नहीं बेटा, ये कुछ भी कर लो। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बेटा, कैसे ना कैसे, चलो कर लेते हैं। अब जब
कर उठा ही लिया है जिम में तो कर लो, जब करना ही है तो साफ दिख ही रहा है। आओ देखो। हम्म, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। देखो 8 चौके 32, 32 और 20 कितने हो गए बेटा 34। तो 23.8 गुणा 340 बटे 349। ठीक है। अब इसको लगभग लगभग मान के भी खत्म नहीं कर सकता मैं यार। चलो कोई नहीं, करना पड़ेगा, क्या करेगा। अरे इसको मार भी तो नहीं सकता। 4 चौका 5, कुछ बचा गया। हम्म, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई खेल नहीं है। हाँ एक गेम कर सकते हैं, यहाँ से ये लगाया, ये जीरो लगाया, इस जीरो से ये जीरो उड़ाया। तो बना 238 गुणा 34 बटे 349। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको इनको एक बार। तो 238 को मैंने गुणा किया 34 से बेटा। 8 चौके 32, 2 3 4 3 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं। 5 1 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा 8 तिया 24, 4 2 हाथ का बेटा, 3 3 का 9 और 2 11, एक हाथ का 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 0 1 8, 8092। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वैल्यू आई बेटा 8092/349। अब ओहो बहुत भारी वीडियो आ गई है। तो देखो 10 बार से करेंगे तो 3490, 20 बार में करेंगे तो 34 34 कितने होते हैं 33 35 70, 34 34 68 के आसपास कुछ आएगा। 35 मान लेते हैं ना, 70 ही हो गया, 7,020। और अगली बार में मैं मान लेता हूँ लगभग लगभग, ये मान लो आप 25 25 बार से ज़्यादा आएगा इसका आंसर कुछ। तो प्रेशर ऑफ जो H2 है, मैं लगभग लगभग यहाँ फिर से एक बार लगभग लगभग वाला गेम खेलने वाला हूँ बेटा। ये सट्टा, ये देखो हर कोई ये एक्सपीरियंस के साथ खेला जाएगा, ऐसे नहीं खेला जाएगा ना। तो लगभग लगभग मैं मान लेता हूँ इसको 8092/349 आ गया ना। 35 350 हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ऐसे कर लूँ, उसको 2 कम करके नीचे वाले को 1 बढ़ा देते हैं। अब 5 से काटो बेटा, बैठ के आराम से कट जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। 1 6 1 कितना 4 0 8 1618 बता। नीचे क्या बचा बेटा, देखो जरा 70, 35 पंजे, सॉरी 70 पंजे 350। 1618, 200 उड़ाया तो कितना है बेटा, 200 उड़ाया तो आया आपके 8। ठीक है। तो यहाँ बना 809 बटे हुए 70 को उड़ाया तो कितना आया 35 आया। तो 809/35। तो 35 को गुणा किया तो 20 बार में तो आ गया 700। और 700 800, अच्छा 8 से ही क्या, तो 3 बार और। तो लगभग लगभग 35 35 30 30 90 90 15 105, 3 बार में चल रहा है तो 23 के आसपास आएगा। 23 4 बज गया, पॉइंट लगाया 40, तो 23 पॉइंट घटना चाहिए ना बेटा प्रेशर, तो देखो आ गया 23.1 mm एच है। घट गया प्रेशर, आंसर ये आया। ये शुद्ध H2, सॉरी, जब यूरिया मिलाई तो उसका प्रेशर इतना रह गया H2 का 23.1। जब यूरिया नहीं मिलाई तो कितना था 23.8 था, 0.7 का अंतर आया है। तो PH2 की वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ बेटा 23.1/23.8। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है यूरिया वाले की, कोई मतलब ही नहीं था निकालने का। क्या बोला उसमें, देखा तो सही क्वेश्चन, कि आपेक्षिक अवनमन का परिकलन के लिए, आपेक्षिक अवनमन तो यही है। अब ये निकाल लो और ये निकाल लो, बात तो बराबर ही है ना। चाहे इस मेथड से जाओ चाहे उस मेथड से जाओ। मैं अगर यूरिया का मोल अंश भी निकालता तब भी वो इसी के तो बराबर आता। यही तो है आपेक्षिक अवनमन, ये पूरा आपेक्षिक अवनमन है ये। बेटा ऊपर वाली लाइन केवल अवनमन है, अवनमन तो 0.7 की दिख रही है मुझे, लेकिन आपेक्षिक अवनमन क्या है, जब मैं शुद्ध वाले का भाग दूंगा। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन करने का बहुत, दो तरीके मिल गए हम लोगों को। आप चाहे तो यूरिया का मोल अंश भी निकाल लेते ना, आप चाहते तो यूरिया का मोलस भी निकाल लेते तो भी काम हो जाता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन अब एस्टो तो निकालना ही था क्योंकि उसने पूछ ही लिया था कि भाई कितना हुआ। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, यहाँ पे एकदम 0.7/23.8, पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये हमारा सॉरी 7/238। ठीक है,
7 बटे कितना है 238। तो ये आपका आपेक्षिक अवनमन आ गया 7/238। ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन आपका एक अच्छा सवाल था। थोड़ा सा उधर से लेंदी हो गया, कैलकुलेशन वाइज थोड़ी बहुत है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आदत पड़ने के बाद आपकी भी आदत ऐसी हो जाती है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, जरा देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 750 एच जी दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए। सुक्रोज जिसको नहीं पता बेटा, फॉर्मूला होता है C12H22O11। मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री पर क्वथन हो जाए। मतलब उसने कहा कि जब ये प्रेशर लगाया गया था तो जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कुछ ये आ रहा था, BP ये आ रहा था। मैं आधे किलो पानी के अंदर कितना सुक्रोज मिलाऊं, आधे किलो पानी के अंदर कितना सुक्रोज मिलाऊं, मिलाया जाए कि ये 100 डिग्री पे उबल जाए। मैं चाहता हूं कि इतना हो जाए। याद करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग इस टॉपिक को, यानी क्वथनांक में हम वृद्धि करवाते हैं। ठीक है, उन्नयन होता है। ये जान के करवाया जाता है जब आप क्या करते हो, नमक वगैरह शुद्ध विलायक में नमक डाल देते हो या कोई विलेय डाल देते हो, जिससे क्या होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उबलने में समय ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत ही ठीक सवाल है ये। तो देखो जरा मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया गया है बेटा आप लोगों को। हम लोगों को दिया गया है शुद्ध जल का वाष्प दाब, जो कि है सॉरी इस टेम्परेचर पे वो शुद्ध उबल रहा था। TB नॉट बराबर होता है 99.63। वो चाहता है कि TB जो है वो कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। प्लस उसने मुझसे बोला है कि जो पानी है, जो 500 ग्राम जल में कितना मिलाऊं भाई, ठीक है ना। तो विलायक की मात्रा, ये असल में क्या दी उसने मुझे, विलायक कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है। ठीक है, 500 ग्राम उसने हमें दे दिया है। देखते जरा यहाँ पर फॉर्मूला बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से आपको याद भी होगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना है भैया, डेल्टा TB होता है हमारा बेटा, याद हो तो KBM। KBM होता है। क्या यहाँ पर KB का मान दिया उसने, नहीं दिया। तो जल के लिए जो KB का मान होता है बेटा वो होता है 0.52 के आसपास, है ना। 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, और KF का मान होता है 1.86। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में हमेशा इन सारे मानों को याद कर लो जल के लिए, क्योंकि जल तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो काम ही आएगा हर जगह। तो यहाँ देखो अब KB का मान दिया ही नहीं। चलो ये तो बुक में से लिया गया है, हो सकता है तो सारणी दी जाती है बुक में, एग्जाम में चांस होता है आने का, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो जल और बेंजीन का तो याद ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जल का 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, केवी। ठीक है, तो डेल्टा टीवी क्या होता है बेटा, इनका अंतर निकालो, TB माइनस TB नॉट। तो TB माइनस TB नॉट एक्चुअल में कितना आया, 3037, 0.37 के आसपास। सर ये तो सेल्सियस में दिया है आपने, केल्विन में क्यों नहीं दिया भैया। केल्विन हो या सेल्सियस हो, इन दोनों का अंतर हमेशा सेम चलता है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे चलता है, सेम स्टेप। अगर तुमने केल्विन में एक स्टेप का अंतर डाला तो सेल्सियस में भी एक स्टेप का ही अंतर चलेगा। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए डेल्टा टीवी है, तो मुझे ये तो लिखने की रामायण मेट दी, मैंने तो खाना मामला ही खत्म कर दिया पूरा। बराबर KBM, KB देखो, KB का मान मैंने बताया आपको 0.52 होता है। ठीक है, मोललता एन, मोललता होती है, मोललता मतलब क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। सुक्रोज कितना मिलाया जाए, जिसको नहीं पता, सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर भार होता है 342 ग्राम प्रति मोल बेटा। सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान होता है 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो मोललता को ऐसे लिखूं, मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन विलायक का भार दिया, द्रव्यमान 500 ग्राम दिया हुआ है। तो 500 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 1000 का भाव दे दिए, क्योंकि मोलता में किलोग्राम चलता है बेटा, है ना। चलो आगे देखते हैं। 0.37 बराबर 0 सॉरी 52 इंटू मोल को क्या लिखो बेटा, दिया गया द्रव्यमान, अरे वही तो निकालना है, कितना मिलाऊं भाई, कितना, वही तो निकालना है। दिया गया तो W निकालना है। मोलर द्रव्यमान होता है 342, कितना लिखा है, 5/1 कर दूं क्या, नहीं 5/10 कर दूं क्या। तो 0 छू हो गए बेटा यहाँ पर इतने सारे, है ना। तो 5/10 बचा। अब वही बात है, इसको उड़ाया तो कितना बचा, 1 बचा, 1/2 चीज कहाँ गई घूम के,
ऊपर गई, ऊपर गई तो देखो ज़रा कैसे, याद है क्या? आर वाली चीज़ घूम के जाती है। 0.52 गुणा W/342 गुणा 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, कोई मतलब नहीं है लेकिन लिखना ज़रूरी है। चलो, है ना? कर लेते हैं कहानी को खत्म पॉइंट से। ये पॉइंट कैंसल कर दिया मैंने बेटा। 2 से इसको उड़ाया कितना? 1, 7, 1, 171। डब्ल्यू निकालना है, बहुत ही आसान हलवा हो चुका है बेटा अब ये क्वेश्चन। 33 गुणा हाँ, हलवा नहीं भाई, गरम है। कैलकुलेशन टफ है भाई। अब तो क्या ही है, थोड़ा-सा समय लगेगा, आंसर ग्राम में आएगा जो भी आएगा। ग्राम में आएगा क्या? देख लेते हैं एक बार। कहीं पे इकाई कुछ छोड़ दिया मैंने, कोई गलती करी क्या इकाई में? भैया इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी। केल्विन केजी पर मोल होता है इसका भी, तो मोल से मोल गया, ये चल रहा था बेटा। हाँ, यहाँ से ग्राम चल रहा है, ग्राम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। सॉरी। कर लेते हैं। 171 को मैंने गुणा कराया 37 से, गुणा कराओ, 7 एकम 7, 7 7 49, 9 4, 7 एकम 7 और 7 और 4 कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। गुणा किया, 3 एकम 3, 7 तिया 21, 1 2 हाथ का 3 एकम 3 और 2 5 आया। 7 9 3 कितना होता है बेटा? 12, 1 3 6। पॉइंट लगा क्या? कहीं पे पॉइंट नहीं लगा बेटा। तो 6327 अपॉन 52 डब्ल्यू, ये किसका है बेटा? सुक्रोज का। ठीक है, तो भाग दे दे तो देखो जरा कितना आता है। तो 52 में गया तो एक, कितने बज गए? 3 और 8, 8 और 3 11, 2, 112 बन गया ये तो। 112 में गया तो 2 बार में गया, कितने बज गए? 104, 112 में से बज गए 8, 8 और 7 87, तो एक बार फिर गया। 87 में से बचाया तो कितना बचा? 70 80 20, 20 और 7 27, 27 और 8 कितने होते हैं? 3 35, नहीं गया। पॉइंट, पॉइंट लगा दिया, 350 कर दिया। 350 में 5 कर गया तो कितने बार जाएगा बेटा? 5 29, 6 बार, 6 बार में जाएगा। तो लगभग लगभग फिर से 121.6 ग्राम के आसपास सुक्रोज का भार कुछ होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप लोग आधे किलो पानी के अंदर 500 ग्राम जल के अंदर 121 पॉइंट आसपास इतना ग्राम के आसपास सुक्रोज मिलाओगे, तो वो जो पानी पहले शुद्ध पानी इतने डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, वो बाद में कितने पे उबलना चालू करेगा? 100 डिग्री पे। तापमान बढ़ गया, पानी लेट उबलेगा। लेट उबला मतलब उसने ऊष्मा ज़्यादा ग्रहण करी। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और तब तक के लिए आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ कैलकुलेशन वाइज अगर मान लो 19-20 होता भी है तो बता देना, 19-20 ही होगा, क्योंकि मैंने भी अप्रोक्सीमेशन ही किया है। तो आप लोग जरूर यहाँ इन चीज़ों को जरूर देखते रहें, पढ़ते रहें, और ये यकीनन सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम कवर कर लेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।